हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आयोडाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट, कि इनमें से जो हमें गिवन है मेटल, उनमें से किसका आयोडाइड है वो कोवेलेंट नेचर का है। अब ये जो हमें मेटल्स दी गई हैं वो कौन सी मेटल है, वो है हमारी एल्कली मेटल्स। कैसे कौन से मेटल है, एल्कली मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1 की, फर्स्ट ग्रुप के। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर आएगी रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, अब ये कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। क्यों बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारी मेटल हैं वो इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं ये। पोटेशियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, सीजियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजली रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि किस मेटल का जो आयोडाइड है वो कोवेलेंट नेचर का है। अब हमें यहाँ पर एक फैक्टर देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, साइज इंक्रीज़ करेगा। अब जो हमारा लिथियम है, उसके ऊपर चार्ज सबके ऊपर सेम है, ठीक है, सिर्फ साइज का फ़र्क है। जो लिथियम है उसका जो साइज है वो सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है, यानी कि स्मॉल साइज। अब जो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है जो इसकी, वो सबसे ज़्यादा होगी, हायर चार्ज डेंसिटी, हायर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वजह से जो इसका एनायन होता है साथ वाला, यानी कि ये मान लेते हैं हम जो लिथियम प्लस का, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, मान लेते हैं हम ये किसका है, हमारा आयोडाइड का, आयोडीन का, या फिर आयोडाइड, ठीक है, आई नेगेटिव का। अब ये क्या करता है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे डिस्टोर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कंप्लीट नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो हमारा आई नेगेटिव है, हमारा आयोडाइड आयन है, वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड आयन होता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हैलोजेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा लिथियम आयोडाइड है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कोवेलेंट नेचर का। क्यों होता है, क्योंकि जो लिथियम का साइज छोटा है, इस पर हायर चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से ये इसको पोलराइज करेगा। और जो हमारा आई नेगेटिव आयन है, जो हमारा आयोडाइड है, वो पोलराइज्ड ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो ज़्यादा है, लार्ज इन साइज। ठीक है, जो हमारा लिथियम प्लस है उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो मैक्सिमम होती है, और जो हमारा आई नेगेटिव है इसकी पोलराइजेबिलिटी पावर क्या होती है, वो भी लार्ज होती है, जिसकी वजह से इनके जो ये कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट नेचर आ जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्ट द एंट्रोपी इन द फॉलोइंग रिएक्शन चेंज। हमें ये बतानी है जो हमारी एंट्रोपी है इस रिएक्शन में, वो प्रिडिक्ट कर रही है कि वो 0 होगी या फिर सेम रहेगी, इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज होगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। ठीक है, ये होती है रैंडमनेस। तो यहाँ 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल है गैस के, गैस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। गैसेस की वैसे भी जो एंट्रोपी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है,
तो अब क्या है, 1 से 2 में जा रहा है, यानी कि अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि जो मोल है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो रैंडमनेस भी हमारी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज़। अगर मान लो ये इसके रिवर्स ऐसी रिएक्शन होती, 2S से H2 बनता, तो एंट्रोपी क्या होती हमारी, वो डिक्रीज होती। मानना है ये हमने, अगर ये ऐसे होती रिएक्शन तो हमारी एंट्रोपी क्या होती, वो डिक्रीज हो जाती। लेकिन ऐसे हो रही है, यानी कि जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, यानी कि जो हमारे ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव है। अब हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है हमारी इंटेंसिव और एक होती है हमारी एक्सटेंसिव। कौन सी होती है, एक होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। देखो मान लो हम ना एक सपोज करते हैं, हम एक कंटेनर ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई भी कंटेनर हो गया, ठीक है, किसी भी टाइप का। क्या हो गया, ये हमारा कोई भी कंटेनर हो गया। अब हमारी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती। अब मान लो ये कंटेनर है हमारा, इसका कोई भी वेट हो गया, कोई भी इसका मास होगा, कुछ भी मान लेते हैं 1 kg है। ठीक है, वॉल्यूम होगा 1 लीटर मान लेते हैं वॉल्यूम। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसका कोई कुछ भी टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर होगा। टेम्परेचर मान लिया हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। कोई भी प्रेशर मान लिया हमने, ठीक है, कोई भी एक प्रेशर। अब ना हम इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमने हाफ डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या क्या होता है, अब ये हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका मास है इसका, ये बिल्कुल हाफ डिवाइड किया है। जो मास है इस वाले पोर्शन का मास डिवाइड हो गया और वॉल्यूम भी डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर v हाफ और ये भी हाफ हाफ वॉल्यूम होगा, और जो मास है हमारा वो भी हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हाफ हो जाएगा, मास भी हमारा। ठीक है, अब देखो जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो प्रॉपर्टी अमाउंट या फिर मैटर, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट है, ठीक है, अमाउंट या फिर जो भी इसके अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन अब देखो हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस था, वो यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। और जो प्रॉपर्टी हमारी है जिनमें कोई चेंज नहीं आता, अगर हम क्वांटिटी या मैटर को डिवाइड कर देते हैं उसका ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। टेम्परेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो ये क्या होगी, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी सेम रहेगा, ये भी हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मास और वॉल्यूम है ये चेंज हो गए, हमारे क्वांटिटी के साथ, अमाउंट के साथ ये चेंज हो गए। यानी कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, वो होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या साइज के ऊपर डिपेंड करो या फिर अमाउंट के ऊपर डिपेंड करो मैटर के। और जो डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज और क्वांटिटी, वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर,
टेम्परेचर, प्रेशर होगी, डेंसिटी होगी हमारी, स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक हीट, और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ गया मास, वॉल्यूम, लेंथ, कोई भी एनर्जी, एंट्रोपी। ये कैसे एग्जाम्पल है हमारे, ये होते हैं हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी साइज और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, तो वो कौन सी होगी, टेम्परेचर। ठीक है, मास भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, और एनर्जी भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेंबर ऑफ कैल्कोजेंस। ठीक है भाई, जो हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो कौन सा एलिमेंट है वो हमारे किस ग्रुप का है, कैल्कोजेंस, जिनको हम कैल्कोजेंस कहते हैं। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 16 में हमारे एलिमेंट्स आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है ये हमारी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, अब हमारा आंसर तो हो गया सेलेनियम। ठीक है, ये कैल्कोजेंस हो गया। कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ग्रुप 15 वो थे हमारे निकोजेंस या फिर नाइकोजेंस या फिर निक्टोजेंस, निक्टोजेंस। ठीक है, ये तो हमारे ग्रुप 15। और जो ग्रुप 17 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सफोकेशन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है। ग्रुप 17 उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस, और जो हमारा ग्रुप 18 है वो क्या होता है, वो होते हैं हमारी नोबल गैसेस। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, दिस स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल। ठीक है, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ये हमें कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, उनके जो चारों के 4 क्वांटम नंबर हैं, क्वांटम नंबर कौन से हैं हमारे पास 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमारा, और 4th है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। अगर ये तीनों सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अलग होगी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो कौन सा है, अफबो प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, जो हमारा ये प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं ना, तो जो वो कैसे चलते हैं, जो लोवेस्ट को हम पहले फिल करेंगे और इससे हायर एनर्जी लेवल्स पर जाएंगे हम। ठीक है, पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को हम फिल करेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, और फिर हायर और हायर, ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, ये कहता है हमारा अफबो प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारा क्या है, हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ये मान लो हमारा पी ऑर्बिटल है,
ठीक है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? ये हमें कहता है कि अगर हमारा ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के हों, ठीक है, जो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हों, ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ठीक है, यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं तो हम उनको कैसे फिल करेंगे? उनको हम पहले सिंगल फिल करेंगे, ठीक है, विद पैरेलल स्पिन, ठीक है, जो स्पिन है वो पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद हम इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करेंगे। ये हमें कौन सा रूल कहता है? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा, n+l रूल रहता है। n+l रूल, ये होता है हमारा बोहर-बरी रूल, बोहर्स-बरी रूल, ठीक है। कौन सा रूल होता है? बोहर्स-बरी रूल। ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में, ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में, ठीक है। क्या कहता है ये? जिसकी भी n+l की वैल्यू अगर लो होगी तो उसकी एनर्जी भी लो होगी, ठीक है, लो एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ n+l, उसकी एनर्जी क्या कैसी होगी? लो एनर्जी, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारा? बोहर्स-बरी रूल। जैसे मान लो हमारे पास 4s और 5d हैं, 3d लेते हैं हम, 4s और 3d हैं। अब इसमें n की वैल्यू क्या है? n क्या है? हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 4 है। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। तो इसकी n+l की वैल्यू क्या होगी? 4। और 3d में देखते हैं हम, n की वैल्यू होगी 3 और d की वैल्यू क्या? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5, यानी कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। यानी कि जो 3d की वैल्यू एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, मोर एनर्जी, और जो 4s की लेस एनर्जी। अब ये हमारी यहाँ पर है ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है इंटरनल एल्काइन, ठीक है। अब इसमें यहाँ डाला गया है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और BaSO4, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा लिंडलर कैटलिस्ट। ये क्या करता है? ये इंटरनल एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सिस एल्कीन में, यानी कि यहाँ क्या होगा? ये बनेगी हमारी सिस एल्कीन। और जो ये है, ये क्या है हमारी? ये होती है हमारी बर्च रिडक्शन। और ये क्या करती है? ये हमारी इंटरनल एल्काइन को कन्वर्ट करती है ट्रांस एल्कीन में, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हमें उसके लिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं हमारे? आइसोमर्स होते हैं हमारे
सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, और डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्पेस या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है वो आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। इसमें जो है, इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो, यानी कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी, और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो सेम होगी, कनेक्टिविटी है वो सेम होगी, लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी एटम्स की, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पर आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है स्पेशली डबल बॉन्ड्स में, यानी कि एल्केन्स में, ठीक है। जो इसकी रोटेशन होती है, देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना उसके थ्रू रोटेशन हो जाती है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हिंडर्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकती, इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है हमारा, यानी कि सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है, सिस में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में होते हैं, और जो ये होता है हमारा सिस, और ट्रांस क्या होता है, जिसमें जो सेम ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड होते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये ट्रांस है और ये सिस है हमारा। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड होते हैं, और इसमें जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड होते हैं। अब ये डबल बॉन्ड है तो इसके रोटेशन है वो हिंडर्ड हो गई, ये रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन के लिए या तो इसका जो ये डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं कि अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ये इनका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये हो गया, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसमें तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा सिस बनेगा कौन सा R बनेगा, ठीक है, ये तो सारा ही सेम हो गया, और ना हम इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। 1 ब्यूटीन, क्या होता है 1 ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होगी हमारे पास, 4 कार्बन लगा दें, और फिर एक है हमारे 1 पोजीशन पर है हमारा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अब हम इसकी जो वैलेंस है वो बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं कार्बन के। इसके कितने हैं, 2 3 4, इसके 3 हैं 4, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 ब्यूटीन। अब इसके स्ट्रक्चर क्या हो गए, C डबल बॉन्ड C, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर है CH2 CH3। अब ये ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है। इसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा प्रोपीन। प्रोपीन यानी कि प्रोप क्या होता है, 3 कार्बन एटम होंगे, इन यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड। इन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, एल्कीन्स के लिए। यहाँ पर H2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। अब इस पर भी वही बात है, यहाँ भी हम शो नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम हो गए, तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रांस है और कौन सा सिस होगा। 1-फिनाइल प्रोपेन, 1-फिनाइल प्रोपेन। प्रोपेन कैसे होता है, C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपेन। 1 2 3 यानी कि 1 पे क्या हमारा फिनाइल लगा हुआ है, एक फिनाइल है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, CH3 और H। अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो क्या है, सिस, और अगर ये दोनों अपोजिट साइड में है तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांस। तो हमारा आंसर क्या है, 1-फिनाइल प्रोपेन। अब 2-मिथाइल ब्यूटीन को भी हम देख लेते हैं। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, क्या होता है ब्यूटीन, टू मिथाइल 2-ब्यूटीन, यानी कि अब की बार जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर है, 2 पे है मिथाइल, यानी कि इस पर क्या लगा हुआ है हमारा, मिथाइल। यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या है, एक H है और एक जो है CH3 है। तो वही है, यहाँ पर भी हम नहीं शो कर सकते, सिस और ट्रांस को शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1-फिनाइल प्रोपेन। इसमें हम सिस और ट्रांस को शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, ठीक है। एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या है, जो वॉल्यूम है हमारा वो क्या दिया गया है, कांस्टेंट, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज करता है डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब इनमें से हमें बताना है कि ये कौन से लॉ कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं सारी गैस लॉज। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहती है, बॉयल्स लॉ हमें कहती है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट हो गया, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, ठीक है। जो गैस लॉज होती है वो हमें किस किस के रिलेशन बताती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कैसे वेरी करेगा विद प्रेशर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब है हमारी चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। यहाँ पर ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर के। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जो हमारी बॉयल्स लॉ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V/Kp, और जो इसके आगे आएगा PV=K, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, जो रेशो ऑफ V/T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं हमारी गे-लुसाक लॉ। ये क्या कहती है, ये हमें कहती है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा कि जो प्रेशर होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के।
हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे यही पूछा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये स्टेटमेंट कौन सी लॉ कहती है, ये हमें कौन सी लॉ कहती है, गेल-लीज़ैक लॉ। ठीक है, अब हम एवोगैड्रो लॉ देखते हैं, ये क्या कहती है। एवोगैड्रो लॉ हमें कहती है कि जो गैसेस हैं हमारी, अगर हम उनको इक्वल वॉल्यूम लें, उनका जो गैस है अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम लें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है, यानी कि जितनी भी हमने गैसेस लिए हैं अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं और जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है ना वो सेम हो, यानी कि टेम्परेचर भी सेम हो और प्रेशर भी सेम हो, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है वो सेम हो, तो जो ये गैस होती हैं ये कंटेन करती हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमें क्या कहती है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहती है कि अगर हम गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लें, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी हमारे सेम हो, तो जो गैस होती हैं वो क्या करती हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे, इक्वल नंबर होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, की जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है उसको हम कैसे, उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन होता है यानी उसकी इक्वेशन होती है, क्या होती है वो, a इज इक्वल टू एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n, ठीक है। a हमारा क्या है, a है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x है हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेट और m है हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेंट, k और n है वो है हमारे कांस्टेंट, p है हमारा प्रेशर ऑफ गैस। जो हम गैस की कंसंट्रेशन है उसको हम किसकी टर्म में लेते हैं, प्रेशर की टर्म में, और जो यहाँ पर n है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू है वो 1 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।